आज बिस्मिल्लाह तो बहुत अच्छा हुआ, सब गुडी गुडी था, इधर से भी अच्छा था, उधर से भी अच्छा जेस्चर था। लगा कि हाँ चुनाव की कटुता लेके सदन में नहीं आए हैं दोनों बड़े नेता, क्योंकि चुनाव में तो मामला बहुत ही विचित्र हो गया था। लेकिन ये सद्भाव, ये परस्पर सम्मान का भाव, ये एक दिवसीय मामला है या 5 साल चलेगा, ऐसी कोई संभावना है? हालांकि मेरी समझ कहती है ऐसी संभावना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी ये मतलब एक दिवसीय अनुष्ठान था या पंचवर्षीय है एक। और दूसरा, चूंकि सपा, बसपा और कांग्रेस, ये तीनों जो दल है ना, इन तीनों में अखिलेश यादव ही अब सदन के भीतर हैं, सबसे बड़े नेता मान लीजिए। ठीक, बसपा के पास 1 विधायक, कांग्रेस के पास 2, कोई ढंग का चेहरा तो है नहीं अब। तो जो कुछ एक साइड में योगी और दूसरे साइड में अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश विधानसभा का कुल स्वरूप ये है। कैसे देख रहे हैं 5 साल की यात्रा कैसी रहेगी भाई? और इसी में उत्तेजना इसलिए भी कम होने की गुंजाइश कम है कि बीच में जो एक इम्तिहान होना है लोकसभा का, वो तपिश बढ़ा देगा। नहीं, फिर गन्ना आ जाएगा, फिर जिन्ना आ जाएगा, फिर शिमला आ जाएगा, फिर चर्बी आ जाएगी। नहीं अभिषेक जी, देखिए अमिताभ जी, ये सदन की खूबसूरती है कि जब भी पहला दिन हो या और भी दिन हो, तो सभी नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से मिल करके प्रफुल्लित होते हैं और चर्चाएं आगे के लिए करते हैं। लेकिन यह भी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं, यह हर दिन बराबर नहीं होने वाला है, एक जैसा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी सड़क से सदन तक, तो फिर रूप देखने वाला कुछ और होगा। तब आप भी ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि तब हम सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे, सरकार की कामयाबियों को नहीं गिनाएंगे। सरकार अपनी कामयाबियों को तो झूठे आंकड़ों से भी बताती रहती है कि वो इसने ये काम किया, उसने वो काम किया, लेकिन हम सिर्फ उन चीजों को बताएंगे जो वास्तविकता है। कैसे आपने देखा अभी अमिताभ जी की चुनाव खत्म समाप्त होने के बाद कितनी सारी हत्याएं हुई हैं, कितनी सारी लूट हुई है, या किसी से छुपा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी चीज, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वयं अपने हाथों में कमान ले चुके हैं, हमने 2024 के लिए रणनीतियां बनाना चालू कर दी हैं। क्योंकि जो गलतियां हमसे हो गई हैं, जब मंथन किया गया तो वो गलतियां भी समझ में आई कहां पे गलतियां हुई हैं। तो 2024 की रणनीति अभी से बनाना चालू कर चुके हैं और उस पर काम होना चालू हो चुका है। जी राघवेंद्र जी, आरंभिक तौर पर वही सवाल आपसे, ये एक दिन का ये एक दिन की सौजन्यता है, ये एक दिन का सद्भाव है, ये एक दिन की आत्मीयता है, या ये मर्यादा 5 वर्ष बनी रहेगी? वाजपेयी जी कहा करते थे कि असहमति होना अलग बात है, सबसे सहमत हो ये लोकतंत्र का अर्थ भी नहीं। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना उपनिषद ने कहा। लेकिन लट्ठम लट्ठा भी लोकतंत्र का अर्थ नहीं, चाहे वो वाचिक तौर पर ही लट्ठ चले, लेकिन लट्ठ ठीक नहीं। राघवेंद्र जी, नहीं, देखिए लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। हम लोग तो विशेष रूप से इस प्रकार के विषयों को लेकर के ईमानदारी से काम करते हैं। हम लोग लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते रहे हैं। हम लोग विपक्ष की भूमिका के निर्वहन में कभी भी पैरों के नीचे आक्रमण नहीं किया है। हमेशा मतभिन्नता बनी रही, लेकिन हम लोगों की कभी भी सरकार में मतभिन्नता नहीं आई है। हमें याद है उत्तर प्रदेश में जब केंद्र में जब आपके नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिनेवा भेजा था शिखर वार्ता के लिए। तो ये बात होती है, हम भी सेवा के लिए आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, अन्य दल भी है, हम लोग समाज में काम करने के लिए आए हुए हैं।
समाज की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए जो हमारे पास साधन है सरकार के या संगठन के, उसके माध्यम से सेवा करने के लिए हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए। अरे लेकिन मतलब अब चुनाव वाला रूप स्वरूप तो नहीं रहेगा ना जो मंच पे था, उसमें तो बिल्कुल नहीं, ललकारे पड़े थे सब लोग। नहीं, हमारी तरफ से नहीं रहेगा, हम लोग तो सत्ता में हैं, हम लोग तो ये चाहेंगे कि सदन चलाने में समाजवादी पार्टी या जो भी पार्टियां हैं, चाहे एक सदस्य हो या दो सदस्य हो, हमारी सहयोग करें, तभी उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा हो सकती है। लेकिन वास्तविकता ये है, समाजवादी पार्टी या कोई अन्य राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में राजनीति ज्यादा करना चाहता है, उनको उत्तर प्रदेश में ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक, एक मिनट को सबका एक एक उत्तर ले लो भैया। राजनीतिक दल राजनीति करने ही आता है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराता है, नहीं तो एनजीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, नहीं तो ऋषिकेश में गुफा के अंदर बैठ के प्राणायाम नहीं करे, अनुलोम विलोम। अरे राजनीतिक दल है तो राजनीति करेगा और क्या कथा करेगा भैया। ठीक है, प्रियंका गुप्ता, आप, हम लोग चुनाव से पहले कई अवसरों पर जब मिलते थे इस मंच पर, तो भी मैं कहता था कि मुझे कांग्रेस सतह पर नहीं दिख रही लड़ती हुई। तो आप लोग कहते थे अग्निहोत्री जी आप तो यहाँ बैठे हो, आपको क्या पता हम लोग कितना जुझारूपन से लड़ रहे हो, कितना विकट युद्ध कर रहे हैं। लेकिन वैसा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति बाइपोलर हो गई, द्विध्रुवीय राजनीति हो गई। ठीक, दो चेहरे, दो शिविर, बस यहां तक कन्फाइंड हो गई। अब सदन के भीतर चाहे बसपा हो और चाहे कांग्रेस हो, या तो वो अखिलेश यादव के पीछे खड़ी हो तो उसकी बात कुछ हो भी सकती है, नहीं तो दो सदस्य और एक सदस्य उतने प्रचंड बहुमत वाली सरकार के सामने अपना प्रतिरोध, अपना मतभेद कैसे और कहां तक जाए दर्ज करा पाएंगे। प्रियंका जी, देखिए, जहां तक विपक्ष का काम होता है, चाहे वो सदन हो चाहे वो सड़क, हर जगह एक सामान्य आदमी, आम आदमी, जनता की आवाज उठानी होती है। वो एक आदमी भी आवाज बुलंद कर सकता है और वो सैकड़ों आदमी, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के पीछे सैकड़ों लोग, तो वो सैकड़ों लोग जो कांग्रेस की बात करते हैं या फिर उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें वाकई में जरूरत है, जो जनता के मुद्दे हैं, या महंगाई का मुद्दा है, या आज आप कहिए पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, गैस सिलेंडर का मुद्दा है, तो ये सारे मुद्दे तो आम सामान्य जनता के मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम विपक्ष का होता है। और विपक्ष की जितनी भी, चाहे वो दो सदस्य की हैसियत हो या एक सदस्य की हैसियत हो, उसका काम जो है वो उसको निरंतर रूप से करना होगा, तभी लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा और तभी जनता के मुद्दे आगे बढ़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रियंका जी, क्या कांग्रेस को, ठीक है, क्या कांग्रेस को, एक मिनट रुकिए, भाजपा की ठीक है 2 सीटें थी, ठीक, क्या कांग्रेस, लोगों की बात तो था ना, जनता की बात तो पहुंचती थी वहां पर, ठीक, तो आज जनता की बात हम भी पहुंचाएंगे, चाहे वो सदन हो चाहे वो सड़क हो, निरंतर जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जनता, ठीक है, अच्छी बात है। अरे एक सवाल सुन लीजिए भाई, अच्छी बात है, संघर्ष करिए। मैं कह रहा था कि क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर उसको अखिलेश यादव के चेहरे के पीछे खड़ा होना होगा, क्योंकि वहां प्रियंका गांधी तो है नहीं सदन के अंदर, ठीक, अब दो सदस्य और 111 सदस्य, क्या स्वाभाविक है अपोजिशन का मतलब लाल टोपी ही दिखाई देगी। देखिए अमिताभ जी, जहां तक मैं समझती हूँ कि अगर किसी के पीछे खड़ा होना था तो बहुत पहले खड़े हो गए होते। हमने जो ठाना है कि हम किसी के पीछे तो खड़े होंगे नहीं, पूरी तरह से हम अकेले, चाहे 2 सदस्य हो, लेकिन खड़े हम लोग इंडिविजुअली हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जनता के सामने, जब बीजेपी पार्टी आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछे ना 84 के इलेक्शन में इनकी कितनी सीटें थी? 2 सीटें थी ना, तब भी तो लड़ रहे थे, आज हम भी लड़ रहे हैं। इसमें किसी के पीछे खड़े होकर लड़ने की क्या जरूरत है? जब हम किसी के पीछे खड़े होने की बात ही नहीं कर रहे, तब हमने इनके लिए नहीं कहा, तो आज हमारे लिए क्यों कहा जाना? ठीक
ठीक है, ठीक है। सदन में मुद्दे उठाने होते हैं, सदन में एक आदमी भी मुद्दा उठाएगा जी, और दम ठीक। के साथ लड़ेगा, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। प्रियंका, जनता के ठीक है, समाज- ठीक, अरे भाई रुको, ठीक है, अरे भाई जनता के मुद्दे आज तो यहाँ नहीं उठाओ, अभी तो सदन चलने दो, अभी तो शपथ हो जाने तो जनता के मुद्दे उठा लेना। मणिशंकर अय्यर कह रहे थे, मणिशंकर अय्यर कह रहे थे, गौतम राणे के पास चलूंगा एक टिप्पणी करके। मणिशंकर अय्यर कह रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों में 39 इलेक्शंस कांग्रेस हारी है बुरी तरह से, ठीक। तो अगर कौन सा मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं, इसके या तो आपकी सिद्धि करने के प्रकार में त्रुटि है या मंत्र आपको नहीं पता। अगर आप बार बार यही दोहराएंगे, रिटोरिक करेंगे कि जनता के मुद्दे, जनता के मुद्दे, तो इसका मतलब या तो आप जनता को समझती नहीं, ये जनता के मुद्दे ईमानदारी से नहीं उठा रहे, वरना 39 चुनाव लगातार आप हारे हैं प्रमुख तौर पर, तो फिर और आप ही के लोग ऐसे डाटा निकाल के ला रहे हैं। तो ये पहले आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या हम बीमारी को समझ पा रहे हैं, लड़ेंगे तो तब। गौतम राणे, एक मनोविज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने 70 के दौर की कांग्रेस को देखा, तब कांग्रेस मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त रखती थी और एक फ्रेज चलता था कि भाई गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब कांगी रेस है, ठीक। कोई भी पार्टी जब उस स्पेस पर पहुंच जाती है तो स्वाभाविक है उसके अपोनेंट जो दूसरी पार्टियां होती वो मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत प्रभावित हो जाती हैं बुरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी आज उसी स्थिति में जो 70 के दशक में कांग्रेस हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को छोड़ दें तो बाकी विधानसभा में सारी पार्टियां मिला के 10 सदस्य नहीं है अपोजिशन के खेमे से। गौतम राणे जी, देखिए, जैसा कि अभी आपने पूरी भूमिका लिखते समय भी आपने प्रस्तावना में बात रखी कि जो सद्भावपूर्ण माहौल आज दिख रहा था वास्तव में दिखेगा 5 साल तक, या पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है वो जल्दी ही सद्भावना बिखरने वाला है जी। लोकतंत्र ही दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था है जो 2 धुरी पे चलती है। पहली धुरी होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, दूसरी धुरी होती है सजग और जीवंत विपक्ष। क्या सजग और जीवंत विपक्ष की भूमिका की जो परिकल्पना लोकतंत्र करता है, जनतंत्र करता है, लोकशाही करती है, उस पे लोग उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? यह सच है कि जिस तरह से सरकार के हर फेलियर पे अगर विपक्ष पूरी तरह से सजग और जीवंत रहे, उस आंदोलन को खड़ा करता रहे, पब्लिक के बीच में लाए, पब्लिक को बताए, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। परंतु क्या ऐसा हो पाएगा, यह भी एक सशंकित करता है, सशंकित करने वाला प्रश्न है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने तमाम प्रयोग किए हैं और प्रयोग फेल भी हुए हैं, कुछ पास भी हुए हैं, पूरी तरह से नहीं पास हुए हैं, बावजूद इसके वो प्रयास करते रहते हैं, तो इससे ये लगता है कि वो चाहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करें। और ये जो सद्भावनापूर्ण माहौल था विधानसभा में, बहुत लंबा जा पाएगा इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है। पार्लियामेंट में चुनाव, फिर अन्ना गन्ना शुरू हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं अखिलेश जी, तो उन्हें अन्ना और गन्ना में कभी फंसने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो पब्लिक को तकलीफ देने वाले मुद्दे हैं, सरकार की जो गलत नीतियां हैं, उसी पे फोकस करना चाहिए। अगर उनको गर्मी चढ़ जाती है तो बर्फ की सिल्ली लेके नहीं दौड़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक बेहतर विपक्ष वो बन पाएंगे।